न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन में फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया जिसमें हमने बात की है कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स इन एक्वस मीडियम। और जैसे कि हमने बात की कि एक्वस मीडियम की अगर हम बात करें मतलब प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की केस में बात कर रहे हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हमने डिस्कस किया सॉल्वेशन इफेक्टिव होता है, इसलिए यहां पर हमने सॉल्वेशन क्राइटेरिया दिया है। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है और उनका कंपैरिजन अगर हम पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने बात की है पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में सॉल्वेशन इफेक्टिव नहीं होगा। और देखो सॉल्वेशन अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो जो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन, वो क्राइटेरिया तो इसमें रहेगा नहीं भाई। अगर सॉल्वेशन इफेक्टिव नहीं है तो सॉल्वेशन विल नॉट बी द क्राइटेरिया टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अब पॉइंट आता है कि ऐसे केस में फिर हम क्या करें अगर सॉल्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। कब सॉल्वेशन क्राइटेरिया नहीं है? जब हम बात करें कि अगर सॉल्वेंट हमारे पास कैसा हो, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो। तो पॉइंट है कि इस केस में कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा। देखो अगर सॉल्वेशन क्राइटेरिया नहीं है तो फिर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। एक तो हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी और एक हम बात करते हैं ईएन। और ध्यान देना चार्ज डेंसिटी और ईएन इन दोनों में पहले हम क्या क्राइटेरिया लेंगे, तो पहले हम क्राइटेरिया लेंगे चार्ज डेंसिटी। उसका रीजन है देखो, क्योंकि देखो ईएन और चार्ज डेंसिटी में मैं पहले चार्ज डेंसिटी को इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल को परफॉर्म करना है, न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट करना है तो न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल से। भाई न्यूक्लियोफाइल को क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना है, तो उसे किसी ऐसी स्पीशीज के साथ में इंटरेक्ट करना है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करना है इलेक्ट्रोफाइल से। तो ऐसे में आप देखो न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है तो ऐसे में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रोफाइल वो उस न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आना वो डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पर। जितना न्यूक्लियोफाइल में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वहां पर रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए हम बात करते हैं देखो कि अगर सॉल्वेशन क्राइटेरिया नहीं है तो उस केस में फिर हमारे पास दो फैक्टर्स बचते हैं, चार्ज डेंसिटी और ईएन। और इन दोनों में से पहले हम कंपैरिजन का बेसिस लेते हैं चार्ज डेंसिटी। हाँ अगर चार्ज डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है तो फिर कंपैरिजन का बेसिस आएगा ईएन। तो ध्यान देना इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज फर्स्ट कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। ध्यान देना पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के केस में हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी को पहले किससे कंपेयर करना है, चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे कंपेयर करना है। और चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, आप कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का ऐसे न्यूक्लियोफाइल के अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर रिएक्शन के चांसेस बेटर होंगे। सो हायर द चार्ज डेंसिटी मोर विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। हाँ अगर चार्ज डेंसिटी सेम है, इफ चार्ज डेंसिटी इज सेम then nucleophilicity will be compared on the basis of En। उसके बाद में फिर हम En क्राइटेरिया लेंगे, और En में तो आसान है, En जितनी ज्यादा होगी क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो हायर द En मोर द En लेस विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ध्यान देना पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के केस में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, चार्ज डेंसिटी और En। और पहले हम कंपैरिजन में क्या लेंगे, पहले चार्ज डेंसिटी लेंगे। अगर चार्ज डेंसिटी सेम है तो फिर हम ईएन की बात करेंगे। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। जैसे आप देखो अगर हमें ये न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, और अब आप ध्यान देना इनकी अगर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है और उसमें मैं दो केस ले रहा हूं, इन वाटर एंड इन एसीटोन। क्या मैं कह सकता हूं वाटर की प्रेजेंस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर तो प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में सॉल्वेशन विल बी द क्राइटेरिया बिकॉज सॉल्वेशन इज इफेक्टिव इन केस ऑफ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो अगर आप वाटर की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करोगे तब तो मैं यहां पर सॉल्वेशन क्राइटेरिया लूंगा। और सॉल्वेशन की अगर बात की जाए तो ये तो हमने डिस्कस किया है, देखो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव की अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में मतलब एक्वस मीडियम में, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्यों? इट इज बेस्ड ऑन सॉल्वेशन। क्योंकि डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं आयन की साइज इंक्रीज हो रही है, साइज अगर इंक्रीज होगी तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो सॉल्वेशन कम होगा, और सॉल्वेशन अगर कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी।
तो इस केस में हम कहते हैं देखो कि इनमें इनका अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, तो इस केस में हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये मिलेगा। और यहां पर हम बात कर सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन सॉल्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन सॉल्वेशन, ये सॉल्वेशन के बेसिस पर है। लेकिन अगर आप इन्हीं न्यूक्लियोफाइल्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करते हैं इन एसीटोन, तो अब आप ध्यान देना एसीटोन इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन इज नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन इज नॉट इफेक्टिव। क्लियर हो रही बात है? तो ऐसे में फिर हम बात करेंगे कि अब यहां पर अगर सॉल्वेशन क्राइटेरिया नहीं है, तो मैंने आपसे कहा उस केस में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, चार्ज डेंसिटी एंड ईएन। और पहले क्या देखेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो क्या इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है क्या? आंसर है नो। सब में देखो नेट चार्ज तो इक्वल है, सब में -1 चार्ज है, लेकिन चार्ज डेंसिटी में अंतर होगा क्योंकि इनके साइज में अंतर है। और क्या मैं कह सकता हूं एफ नेगेटिव, एफ का सबसे स्मॉल साइज होने की वजह से यहां पर चार्ज होगा वो डेंस होगा, जबकि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव में साइज इंक्रीज हो रही है, और साइज अगर इंक्रीज होगी तो चार्ज डिस्पर्स होता जाएगा, चार्ज फैलता जाएगा, और चार्ज अगर डिस्पर्स होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि F नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और अगर F नेगेटिव की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का इसके लिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस केस में ऑर्डर हमारे पास ये हो जाएगा। सो इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज फर्स्ट कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डेंसिटी। हायर द चार्ज डेंसिटी, more will be the nucleophilicity. So this comparison is based on charge density. जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्वेश्चन है अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मान लो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हमें दिए जाएं जिनमें चार्ज डेंसिटी भी सेम होती, अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल होती तो फिर क्या करते हैं? तो अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है तो फिर हमने लिखा है इफ चार्ज डेंसिटी इज सेम then nucleophilicity is compared on the basis of En। फिर उस केस में हम क्राइटेरिया क्या लेते हैं? En लेते हैं, लेकिन En से पहले क्या? चार्ज डेंसिटी हमें देखना है। तो अब आप देखो, अब देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। सेम न्यूक्लियोफाइल का अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ऑर्डर ये है, लेकिन इन्हीं न्यूक्लियोफाइल को अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ऑर्डर कुछ और है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर इंटरेस्टिंग ऑर्डर है कि सॉल्वेंट चेंज होने के साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस आ रहा है। क्या बात क्लियर हो रही है? सो दिस इज अबाउट हाउ टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ गिवन न्यूक्लियोफाइल्स। और बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन तो आसान है, देखो एक ही फैक्टर है कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां तो हम ब्रोंस-डुलौरी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, और ब्रोंस-डुलौरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो बेस स्ट्रांग होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड होगा। तो बेस स्ट्रेंथ पे तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड बना करके कंपैरिजन करें। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी में आप देखो अगर कंपैरिजन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है तो सॉल्वेशन क्राइटेरिया होगा, और सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पहले चार्ज डेंसिटी फिर बाद में En। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट हाउ टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेस स्ट्रेंथ। अब इसके बाद में हम इस स्टेज पर हैं कि अब हम मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस कर पाएंगे SN1, SN2 और E2 के। देखो 5 मैकेनिज्म्स हम पैरेलल में लेकर चल रहे थे, SN1, SN2, E1, E2 एंड EI, और इन 5 में से मैं 2 का काम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। E1 का काम विद एग्जांपल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा एग्जांपल था E1 का? यस, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने आपसे कहा था एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको E1 के बारे में सोचना है, अदरवाइज आपको E1 के को छोड़ करके अदर मैकेनिज्म्स के बारे में सोचना है। और एक मैंने आपको बताया EI एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसके 2 एग्जांपल्स थे, और मैंने आपसे कहा था दोनों ही एग्जांपल्स पायरोलिसिस पर बेस्ड हैं। एक तो हमने बात की है पायरोलिसिस ऑफ ट्राइल्काइल अमोनियम ऑक्साइड, और एक हमने बात की है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो 2 मैकेनिज्म्स के काम हमारे विद एग्जांपल कंप्लीट है। और अब जो हमें मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करने हैं वो SN1, SN2 और E2 के एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। तो बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ SN1, SN2 एंड E2, और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस, इनकी जो एप्लीकेशंस हमें मिलेंगी उसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर। और इसमें पहले मैं स्टार्ट करूंगा
रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की ये 14 रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं SN1, SN2 और E2 के। मतलब इनमें हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी रिएक्शन मेनली E1 मैकेनिज्म से मेनली E2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, कौन सी रिएक्शन मेनली SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, और कौन सी रिएक्शन मेनली SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी। सो दीज आर मिक्स्ड एग्जांपल्स रिलेटेड टू SN1, SN2 एंड E2 मैकेनिज्म। और अब आप तैयार हो जाइए उस कंसेप्ट को समझने के लिए जहां पर हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड मैकेनिज्म, राइट। चलिए अब आप ध्यान देना। देखो, इस सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाउ टू सेलेक्ट बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बात समझना, पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, कि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस मेन होगा या एलिमिनेशन प्रोसेस मेन होगा। अब आप सोचिए, अगर हमारे सिलेक्शन में एलिमिनेशन मेन प्रोसेस हुआ तब तो हम आउटराइट लिख देंगे E2। क्यों लिखेंगे E2? अरे E1 का तो एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर सिलेक्शन में हमने सिलेक्शन में प्रेफर्ड मैकेनिज्म एलिमिनेशन को लिया है तो वहां तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा E2। हाँ, अगर हमारी प्रेफर्ड मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो आगे फिर मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिर मेन क्या होगा, SN1 या SN2, वो सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो SN1 SN2 के सिलेक्शन से पहले मैं बात कर रहा हूं सिलेक्शन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। और इसके लिए अब आप ध्यान देना, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझना है। बिल्कुल, अब जो ये अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स का मैं कंसेप्ट डिलीवर करने जा रहा हूं, और इसको आपको बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके एकदम सुनना है अच्छे से। आप ध्यान देना। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में प्रेफर्ड मैकेनिज्म क्या होगी, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में एक डिफिकल्ट रिएक्शन है। बात समझना, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में एक डिफिकल्ट रिएक्शन है। क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट क्यों है? वास्तव में आप देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। ध्यान देना, एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, और इन दो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं एलिमिनेशन रिएक्शन की। और इन दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या दो प्रॉब्लम है, जरा आप सुनिएगा इस बात को। देखो, E2 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है, E2 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है कि E2 रिएक्शन में क्या होगा, लीविंग ग्रुप L लीव करता है और बेस H को रिमूव करता है, और ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है। देखो, ये हमने डिस्कस किया, बेस का H को रिमूव करना और लीविंग ग्रुप L का लीव करना, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। और ये लीविंग ग्रुप L कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करेगा, तो कार्बन का लॉस कौन से इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस होता है। ऐसे होता है एलिमिनेशन E2 में। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें दो प्रॉब्लम्स है। देखो, एक प्रॉब्लम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, क्योंकि रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड्स अगर ब्रेक होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जबकि अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर रिलीज्ड एनर्जी विल बी लेस। सो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है। और याद करें, इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, तो हमें रिएक्शन में टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है। तो ये एक प्रॉब्लम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस एलिमिनेशन रिएक्शन की, कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें एक टेम्परेचर रेंज मेंटेन करना होता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, राइट। एक प्रॉब्लम तो ये है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जरा आप ध्यान देना। देखो, सेकेंड प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने कहा कि लीविंग ग्रुप L लीव करता है और बेस H को रिमूव करता है। जरा आप सोचिए, बेस जिस हाइड्रोजन को रिमूव करता है, क्या मैं कह सकता हूं वो बीटा हाइड्रोजन है? ध्यान देना, जिस हाइड्रोजन को बेस रिमूव करता है दैट इज बीटा हाइड्रोजन। और देखो, इस लीविंग ग्रुप L के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच्ड कार्बन बीटा है, और बीटा कार्बन पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है। बेस विल रिमूव दिस हाइड्रोजन, राइट। अब आप सोचिए, हमने हमेशा डिस्कस किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेस किसे कहेंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो।
जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है, क्योंकि ब्रोंसलोरी कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मतलब इस हाइड्रोजन में प्रोटोनिक कैरेक्टर है, मतलब ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव है। जरा आप सोचिए, बेस तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, उसको तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। जरा ध्यान देना, बेस यहाँ पर जिस हाइड्रोजन को रिमूव करने की हम बात कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं दैट इज वेरी वीक एसिडिक हाइड्रोजन। वास्तव में अगर बात की जाए तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो काफी वीक एसिडिक हाइड्रोजन है, इट इज वेरी वीक एसिडिक हाइड्रोजन। क्योंकि आप सोचिए ये हाइड्रोजन जिस एटम से बॉन्डेड है वो यहां पर कार्बन है, और कार्बन में भी अगर बात की जाए तो sp3 कार्बन, या ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि यहां पर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड हो सकता है, तो एलिमिनेशन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी इसमें डबल बॉन्ड होता तो कार्बन sp2 होता। अब क्या मैं कह सकता हूं, अगर हाइड्रोजन sp3 या sp2 कार्बन से बॉन्डेड है तो sp3 और sp2 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन में तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ही कम होता है। तो वास्तव में अगर बात की जाए तो यहां पर बेस जिस हाइड्रोजन को रिमूव करता है ना E2 रिएक्शन में, वास्तव में आप कह सकते हैं दैट इज वेरी वीक एसिडिक हाइड्रोजन। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा वीक एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस यहां पर इस H को रिमूव कर पाए, इसके लिए हमारी डिमांड रहेगी, इसके लिए हमारी यहां पर कंडीशन रहेगी कि जो बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है दैट मस्ट हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर। वास्तव में यहां पर जो बेस इन्वॉल्व है ना, इसमें कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। आप सोचिए, अगर आप एक ऐसे बेस की प्रेजेंस लें जो वीक बेस हो, तो आप सोचिए हाइड्रोजन भी वीक एसिडिक हाइड्रोजन है, और बेस भी अगर वीक हो, तो बेस भी अगर वीक है और हाइड्रोजन भी अगर वीक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर वो एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी, वो एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी, उसकी फिजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, इसके लिए ये डिमांड हमारी हमेशा रहेगी कि जो बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है दैट मस्ट हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर सेकंड प्रॉब्लम है। देखो, एक तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की प्रॉब्लम तो है ही, चलिए उस प्रॉब्लम को खत्म करने का तो तरीका हमारे पास है कि हम टेम्परेचर हाई मेंटेन कर देंगे, हम रिएक्शन में टेम्परेचर हाई मेंटेन कर देंगे, तो इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका तो हमारे पास है। लेकिन बेस यहां से H को रिमूव कर पाए, इसके लिए तो आपको इस प्लानिंग के साथ में रिएक्शन को परफॉर्म करवाना पड़ेगा कि जो बेस आप रिएक्शन में यूज करने वाले हैं दैट मस्ट हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर। क्योंकि बेस अगर बहुत ज्यादा वीक हुआ तो फिर ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये दो प्रॉब्लम है रिएक्शन में। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में एक डिफिकल्ट रिएक्शन है। अदरवाइज आप सोचिए अगर एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं होती, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं होती, ये भी अगर एक आसान रिएक्शन होती, तब तो इसका कंपैरिजन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होने वाला है और ये भी अगर आसान रिएक्शन होती, तब तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन ही डोमिनेट करती। किस बेसिस पर? क्योंकि जिस एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, और हमने हमेशा डिस्कस किया है कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टू रिएक्शंस इन अ रिएक्शन मिक्सचर and out of two reactions if one of the reaction is acid base, always acid base reaction is preferred। तो आप सोचिए, अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक एसिड बेस का एग्जांपल है और इसका अगर कंपटीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ में है, तो एसिड बेस के बेसिस पर तो ये हमेशा डोमिनेट करना चाहिए, तो फिर तो हमेशा ही एलिमिनेशन होना चाहिए, फिर सब्स्टिट्यूशन क्यों? तो वास्तव में इसलिए क्योंकि ऑल्दो इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन, सुनिएगा बात को, ऑल्दो इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन बट इट इज नॉट एन इजी एसिड बेस रिएक्शन, इट इज अ डिफिकल्ट एसिड बेस रिएक्शन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए तो हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन डिफिकल्ट है। जब इस रिएक्शन के होने की कंडीशंस फेवरेबल होगी तब ये एसिड बेस के बेसिस पर डोमिनेट करेगी। अदरवाइज अगर इसके होने की जो फेवरेबल कंडीशंस है वो हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये रिएक्शन एलिमिनेशन की जगह क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर वहां पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वास्तव में एलिमिनेशन रिएक्शन की दो प्रॉब्लम तो हैं। अब हमने कहा भाई इसके लिए जो बेस है उसमें कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, किसी भी रिएक्शन में बेस को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर है भी या नहीं है? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसमें कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर है या नहीं है? तो ध्यान देना, देखो हमें देख करके तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि वीक या स्ट्रॉन्ग की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो रिलेटिव है, भाई वो तो रिलेटिव है ना। तो इसके लिए फिर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो हमने रेफरेंस फिक्स किए हुए हम उन रेफरेंस की बात करेंगे। ध्यान देना, देखो गुड, बैड,
वीक, स्ट्रॉन्ग, ये सब रिलेटिव है। तो अगर मान लो एक बेस को देखकर मुझे बताना है कि वो अच्छा बेस है या बुरा बेस है, तो ऐसे कैसे बता दूंगा? वो तो कंपैरिजन में आएगा भाई। दो को कंपेयर करके तो हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा कौन बुरा है, लेकिन किसी एक को देखकर आप कैसे बोल दोगे कि अच्छा या बुरा है? क्योंकि अच्छा या बुरा हो सकता है। देखो, आप कह सकते हो कि अच्छा है क्योंकि आपके माइंड में किसी का कोई रेफरेंस चल रहा होगा और उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको लगा होगा कि वो अच्छा बेस है, लेकिन हो सकता है मेरे माइंड में कोई ऐसा रेफरेंस हो जिसके अकॉर्डिंग मुझे देखकर लग रहा हो कि वो वीक हो। तो ये तो अपना अपना एक रेफरेंस हो गया। अब अपने अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो कहानी चलेगी नहीं। तो ऐसे में प्रैक्टिकल बेसिस पर हमने इसके लिए रेफरेंसेस फिक्स किए हुए, यूनिवर्सल रेफरेंसेस हमने फिक्स किए हुए, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाए कि जो बेस रिएक्शन में प्रेजेंट है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो हम कह रहे हैं कि कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए, जो रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए जो हमारी डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम बात करेंगे रेफरेंस की। और ध्यान देना, इसके लिए हमारे पास रेफरेंस है अमोनिया। सुनिएगा बात को, इसके लिए हमारे पास रेफरेंस होगा अमोनिया। अगर रिएक्शन में प्रेजेंट बेस अमोनिया है तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया में इतना कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर होता है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए, मतलब यहां से H को रिमूव कर पाए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमारे पास रेफरेंस क्या रहेगा? अमोनिया। एकदम दिमाग में सेट कर लो कि अमोनिया विल बी द रेफरेंस टू हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर फॉर सक्सेसफुल एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, इसके लिए हमने फिक्स किया यहां पर रेफरेंस अमोनिया को। अब क्वेश्चन है कि अगर अमोनिया से वीकर बेस हुआ तो भाई अमोनिया हमारा रेफरेंस है कि इतना बेसिक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। अगर इससे वीकर बेस हुआ, ध्यान देना, अगर इससे वीकर बेस हुआ, जो बेस रिएक्शन में प्रेजेंट है वो अगर अमोनिया से वीक हुआ, तो फिर यहां पर हम बात करेंगे कि इस केस में E2 रिएक्शन विल बिकम डिफिकल्ट। इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन विल बिकम डिफिकल्ट और यहां पर रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्या मेरा पहला पॉइंट समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, सिलेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत आप अच्छे से सुनिए इस बात को। तो मैंने आपसे कहा कि क्योंकि यहां पर वीक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो ऐसे में जो बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है दैट मस्ट हैव कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर। तो हमने कहा भाई कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर बेस में है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा देखकर? तो वो हमें पता चलेगा रेफरेंस की हेल्प से, और इसके लिए हमारा रेफरेंस है अमोनिया। तो अमोनिया अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है तो आप मान सकते हैं कि यस, इट इज हैविंग कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर टू रिमूव दिस वीक एसिडिक हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन है कि अगर अमोनिया से वीकर बेस हुआ तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन विल बिकम डिफिकल्ट एंड इन दैट केस द रिएक्शन गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम एलिमिनेशन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात समझ में आ गई? अब पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, अमोनिया से अगर वीकर बेस है, मतलब अमोनिया हमारी एक लिमिट हो गई लास्ट कि उससे अगर वीक बेस हुआ तो रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्वेश्चन है, अगर अमोनिया से अच्छा बेस हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, अगर अमोनिया से अच्छा बेस हुआ तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया बात है। अमोनिया से अगर बेटर बेस आप लेंगे तो H का रिमूवल कंपैरेटिवली आसान होता जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अमोनिया से अगर बेटर बेस हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन के होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप ध्यान देना, अगर आप अमोनिया से बेटर बेस ले रहे हैं और बेटर बेस ले रहे हैं और अच्छा बेस ले रहे हैं, और ध्यान देना, अगर मैं यहां पर यह बात करूं कि अगर मैं इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लूं, अब सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लूं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सुनिएगा इस बात को, अगर मैं इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लूं तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है हमारी, वो प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। मेरी बात को समझना, अगर मैं इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लूं, इफ द बेस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इस H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। और अब आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो बेस H को रिमूव कर पाए, इसके लिए हमें कंसिडरेबल बेस कैरेक्टर वाला बेस यूज करना होगा, और दूसरी प्रॉब्लम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की है, जिसके लिए हमने कहा भी हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब आप ध्यान देना, ये दो प्रॉब्लम है रिएक्शन में। अब आप ध्यान देना, अगर आप इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लें तो मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब आपने यहां पर एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है। कौन सी वाली प्रॉब्लम को?
अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले रहे हैं तो H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप दो प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दें तो ऐसे केस में फिर आप सेकंड प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्टेटमेंट पर ध्यान देना, अगर आप एक प्रॉब्लम को आप इसमें से एलिमिनेट कर पाए, अगर आप एक प्रॉब्लम को इसमें से एलिमिनेट कर पाए तो ऐसे में आप दूसरी प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप इस रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लें तो इसका मतलब H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो हमारी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई। और ये प्रॉब्लम अगर हमारी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई तो ऐसे केस में आप इस सेकंड प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब वहां पर आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसका रीजन है, देखो, क्योंकि अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लिया तो ऐसे केस में फिर हम बात करते हैं कि इफ द बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इन दैट केस बिहेवियर ऑफ दिस रिएक्शन बिकम्स वेरी क्लोज टू अ नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन। उस केस में इस रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए, अब ऐसे में आप सोचिए, अगर मैंने कहा कि यहां पर मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लूं और उस केस में इस रिएक्शन का बिहेवियर एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो जाएगा, तो क्या नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के लिए आप कोई टेम्परेचर की बात करते हैं क्या? नो। एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन में तो हम कहते हैं वो तो आसानी से हो जाती है। जैसा आप सोचिए, मान लो अगर मैं बात करूं कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद NaOH, नाउ दिस इज एसिड, दिस इज बेस। क्या मैं कह सकता हूं ये एसिड बेस रिएक्शन तो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में कंप्लीट हो जाती है, इसके लिए हम कभी हाई टेम्परेचर की बात ही नहीं करते हैं। इस केस में OH- आसानी से H को रिमूव करके यहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है और इसमें हम कभी भी कोई टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं। बस ऐसा ही कुछ मैं यहां पर कहने जा रहा हूं कि अगर आप रिएक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लें, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस केस में H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। और ध्यान देना, अगर आपने एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है तो ऐसे में आप दूसरी प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का मतलब दूसरी प्रॉब्लम अपने आप एलिमिनेट हो गई। प्रॉब्लम तो एलिमिनेट नहीं होगी। देखो, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो है, डेल्टा H पॉजिटिव है तो वो तो रहेगा ही। आप स्ट्रॉन्ग बेस लेने से कोई डेल्टा H नेगेटिव थोड़ी बना दोगे आप उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। नो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी प्रॉब्लम को हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, आपको बहुत ज्यादा कोई हाई टेम्परेचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर तो ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, लेकिन बहुत स्पेसिफिक बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उस कंडीशन में जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले रहे हैं तो इस रिएक्शन का बिहेवियर जो होता है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो जाता है। और जैसा कि एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के लिए हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन की बात नहीं करते हैं, वैसे ही इस केस में भी फिर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन की बात करने की जरूरत नहीं होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरी प्रॉब्लम को, हम इस सेकंड प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर पाए, इसके लिए लेकिन रिएक्शन में जो बेस आपको काम में लेना होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेना होगा। क्वेश्चन है, फिर हमें कैसा पता चलेगा कि वो बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है? रेफरेंस। देखो, बात वही है, स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, ये सब रिलेटिव है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस माइंड में रखना होगा। और ध्यान देना, इसके लिए हमारा रेफरेंस रहेगा NH2-। ध्यान देना, इसके लिए हमारा रेफरेंस रहेगा NH2-। ये NH2- की अगर बात की जाए तो मैं कह सकता हूं NH2- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आप जरा इसकी बेस स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए। अगर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो जरा इसको इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। आप सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि NH2- इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको मैं आपको जस्टिफाई करके बताता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ। जरा इसके कॉन्जुगेट एसिड के बारे में सोचिए। कॉन्जुगेट एसिड के बारे में सोचना है तो क्या करना है? H+ ऐड करना है। अब आप सोचिए, NH2- में अगर आप H+ ऐड करेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा अमोनिया। अब आप एक बात सोचिए,
अगर NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया है, अगर NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया है, तो जरा आप सोचिए, जिसे हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं NH2 माइनस के लिए, जिसे हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं, वो खुद ही एक बेस है। अरे अमोनिया तो खुद ही बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और इवन हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि अमोनिया में इतना कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर होता है कि अमोनिया भी इस वीक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर पाता है। आप सोचिए, अगर अमोनिया भी इस वीक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर पा रहा है, क्योंकि अमोनिया भी तो मैंने आपको रेफरेंस दिया ना कि अमोनिया तक तो हमारा बेस का काम चलेगा। अमोनिया से अगर वीकर बेस हुआ तो एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। तो आप सोचिए, अमोनिया अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर पा रहा है, मतलब अमोनिया अगर इस वीक एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर पा रहा है, मतलब अमोनिया में भी अच्छा खासा बेसिक कैरेक्टर है। अब आप सोचिए, जिसका कॉन्जुगेट एसिड ही बेस हो, जिसका कॉन्जुगेट एसिड ही बेस हो, वो खुद कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जरा सोचकर तो देखिए आप। अरे भाई, जिसका कॉन्जुगेट एसिड ही खुद बेस हो, वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जरा आप सोचकर देखिए। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो NH2 माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और इस केस में हम बात करते हैं कि अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, तो यहां पर H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। और क्योंकि अब H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम थी, मतलब हमारी एक प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है, तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा कि अब आपको सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं और जिसके सामने आप ये बात कर रहे हैं उसको अगर एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट पता है, तो उसको ये तो पता है कि कुछ टेम्परेचर तो रिएक्शन में हमें मेंटेन करना पड़ेगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। लेकिन अगर आपने इतने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन की बात की है, तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि जब इतना स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लिया है, तो H को रिमूव करने की प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। तो अब यहां पर स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, वो तो एलिमिनेशन के लिए अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले लें जिसका रेफरेंस मैंने आपको बताया NH2 माइनस, तो उस केस में आपको टेम्परेचर के बारे में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की। मतलब इस वाले प्रॉब्लम के बारे में आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक बात करने की जरूरत नहीं है। इस वाली प्रॉब्लम को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले रहे हैं, तो उस केस में रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो जाता है। देखो, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन बन सकती है, ऐसा तो नहीं कह सकता। ये एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं बन सकती, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम तो हैं। हाँ, लेकिन आप इसका बिहेवियर एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन द रिएक्शन। और उसके लिए हमारे पास रेफरेंस है NH2 माइनस। आया समझ में? तो इस केस में आप कह सकते हैं NH2 माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और उस केस में हमारी रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज होगा। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर ऐसे में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में सिलेक्शन करना है, ऐसे में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में सिलेक्शन करना है, तो एक तरफ तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैंने कहा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हम काम में ले रहे हैं NH2 माइनस, और इस केस में हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज है। मतलब अब आपको सिलेक्शन किसके बीच में करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वेरी क्लोज एसिड बेस रिएक्शन। तो फिर तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन ही हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर अदर रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन मिक्सचर। तो इस केस में फिर हम बात करते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन। अच्छा बताओ, एलिमिनेशन में क्या E1 या E2? आंसर है E2, क्योंकि E1 का तो अरे भाई उसका एग्जांपल तो पहले डिस्कस कर चुके ना, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये तो मैंने आपसे कहा था कि E1 का अगर आप वो एग्जांपल माइंड में रखें तो SN1, SN2 और E2 का सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको 4 मैकेनिज्म नहीं 3 मैकेनिज्म के बारे में सोचना होगा, SN1, SN2 एंड E2। तो यहां पर हम बात करेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो रिएक्शन मेनली E2। क्लियर हो गई बात? ये अब देखो, ये पॉइंट आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है कि सर आपने कहा NH2 माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और आपने उसको इस तरह से भी समझाया कि इसका कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया है, और जो अमोनिया जिसे हम कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं वो खुद ही बेस है। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड खुद बेस हो वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो हमें समझ में आ गया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसलिए रिएक्शन मेनली E2। लेकिन NH2 माइनस की अगर हम न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ की बात करें, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है? क्या है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
तो फिर तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस भी अच्छे हैं। लेकिन आप सोचिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस भी अच्छे हैं और एलिमिनेशन के रिएक्शन के चांसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन का बिहेवियर यहाँ पर हमारे एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो चुका है। तो दोनों में से अगर आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? एलिमिनेशन को। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। क्या समझ में आई है? तो ये हमारा एक रेफरेंस रहेगा। NH2- इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जहां पर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूंगा विदाउट एनी कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन क्यों? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब मैं यहां पर कोई टेम्परेचर वगैरह के बारे में बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर विदाउट एनी कंडीशन यहां पर रिएक्शन को E2 रिएक्शन यहां पर डोमिनेट करने की बात करूंगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन का बिहेवियर यहां पर एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज हो चुका है। और जैसे एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के हम सक्सेसफुली कंप्लीट होने की बात करते हैं विदाउट एनी कंडीशन, वैसे ही मैं इस रिएक्शन के भी सक्सेसफुली कंप्लीट होने की बात करूंगा विदाउट एनी कंडीशन। आया समझ में? चलिए, तो अब मैं इस टॉप मतलब ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है, जहां पर हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, राइट। चलिए ऐसा करते हैं, अब इससे कुछ वीक बेस पर आते हैं। ध्यान देना, अब मैं इससे नीचे आना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो एक बात समझ लेना, अगर आप इससे वीकर बेस पर आओगे तो इसका मतलब आप इस वाली प्रॉब्लम को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे वीक बेस पर आओगे H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और अब आप ध्यान देना, अगर ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ने लगेगी तो फिर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में भी पैरेलल में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। चलिए उसका रेफरेंस भी बता दिया NH2-, लेकिन उससे अगर आप वीकर बेस पर आओगे, ध्यान देना, अगर आप इससे वीकर बेस पर आओगे तो इसका मतलब आप अब H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और अगर H को रिमूव करने की प्रॉब्लम धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ने का मतलब है अब आपको दूसरी प्रॉब्लम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, राइट। चलिए ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करते हैं। हम NH2- से कुछ वीकर बेस काम में लेते हैं। सुनिए, NH2- से वीकर बेस में ले रहा हूं OH- एंड OR-। ध्यान देना, NH2- से वीकर बेस में ले रहा हूं OH- एंड OR-। और ये NH2- से वीकर बेस है। अगर आपको ये समझना है तो आसान है, कॉन्जुगेट एसिड बना लो। देखो OH- का कॉन्जुगेट एसिड वाटर एंड OR- का कॉन्जुगेट एसिड ROH। क्या मैं कह सकता हूं वाटर एंड एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। वाटर एंड एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। EN, अभी यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। अलोंग द पीरियड EN बढ़ने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो मैं कह सकता हूं वाटर एंड एल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। और ये अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इनके कॉन्जुगेट बेस इससे वीकर बेस होंगे, राइट। चलिए, तो मैं OH- एंड RO- पर आ चुका हूं, जो हमारे NH2- से वीकर बेस हैं। अब बात समझना, मैंने आपसे कहा कि NH2- तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि उस केस में H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है। और ये रीजन है कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने की वजह से मैंने सेकंड प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करते हुए विदाउट एनी कंडीशन मैंने यहां पर E2 रिएक्शन के डोमिनेट होने की बात की है, क्योंकि इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमारी रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज होता है। क्लियर बात ये। लेकिन अब जैसे ही आप NH2- से वीकर बेस पर आएंगे, मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, जैसे ही आप NH2- से वीकर बेस पर आएंगे, क्या मैं कह सकता हूं हमारी रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से दूर हो जाएगा। हमारी रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन से दूर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि जैसे ही आप वीकर बेस पर आएंगे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे केस में हमारी रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे एलिमिनेशन से डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? और इसके लिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है OH- एंड OR-। अब आप ध्यान देना, देखो इन जनरल अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि OH- एंड OR- आर वीकर बेस, तो एकदम स्टूडेंट कहते हैं सर OH- वीकर बेस कैसे हो सकता है? हमें तो ऐसा पढ़ाया जाता है कि OH- एक स्ट्रॉन्ग बेस है
और OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है तो RO माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो OH माइनस RO माइनस को आप वीकर बेस कैसे कह सकते हैं? देखो वीकर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, ये सब रिलेटिव है। अगर मैं OH माइनस एंड OR माइनस को वीकर बेस बोल रहा हूं तो किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? हमारे रेफरेंस NH2 माइनस के रिस्पेक्ट में। अगर आप उससे जनरल बात करो, OH माइनस एंड RO माइनस, अगर आप मुझे ये कहो कि सर आपका OH माइनस RO माइनस के रिस्पेक्ट में क्या ख्याल है, कैसे बेस लगते हैं आपको, मैं कहूंगा दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। एक जनरल स्टेटमेंट तो मेरा OR माइनस एंड OH माइनस के लिए यही होगा कि इन जनरल दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, किसी के रिलेटिव बात करोगे तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल आप कह सकते हैं OH माइनस एंड RO माइनस आर स्ट्रॉन्गर बेस। अब सुनिएगा, अगर इन जनरल हम कह रहे हैं कि OH माइनस RO माइनस भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो फिर तो यहां पर भी H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है। और अगर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है तो फिर तो यहां पर भी हमें कहना चाहिए कि विदाउट एनी कंडीशन रिएक्शन शुड बी एलिमिनेशन। यस, OH माइनस एंड RO माइनस की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, OH माइनस और RO माइनस भी नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस हैं और इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन तो E2 ही डोमिनेट करनी चाहिए। इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन तो E2 ही डोमिनेट करनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि OH माइनस एंड RO माइनस जितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये अपने फुल स्ट्रॉन्ग बेस के स्ट्रेंथ के साथ में अगर रिएक्शन में परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन विल बी E2। मेरा पॉइंट समझना, OH माइनस एंड RO माइनस नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं और अगर ये रिएक्शन में, अगर ये ड्यूरिंग द रिएक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर शो कर पाए तो इनकी प्रेजेंस में भी डोमिनेटिंग रिएक्शन E2 ही होगी। तो वास्तव में ये मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि बीइंग OH माइनस एंड RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस, बीइंग OH माइनस एंड RO माइनस स्ट्रॉन्गर बेस, द रिएक्शन शुड बी E2। बिल्कुल ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, लेकिन कंडीशन है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस एंड RO माइनस को सोच रहा हूं वो अपनी स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन शो करने चाहिए। अब एक पॉइंट आता है कि शो करने चाहिए का क्या मतलब है? हम थोड़ी इसको मना कर रहे हैं भाई, हम कौन सा उसको मना कर रहे हैं? हम अगर ये कह रहे हैं कि OH माइनस एंड RO माइनस अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर रिएक्शन में शो करेंगे तो डेफिनेटली NH2 माइनस के सिमिलर इसमें भी रिएक्शन एलिमिनेशन ही डोमिनेट करेगी। तो अगर शो करेंगे का क्या मतलब है? शो करें ना, हम थोड़ी इसको मना कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट, हम तो मना नहीं कर रहे हैं सॉल्वेंट। एक बात सोचिए, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी है, तो आप जब पेपर देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे पेपर देने के लिए, आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो आपको अच्छी तैयारी के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म होने से कौन रोक रहा है? आपको मना थोड़ी कर रहा है कोई भी। आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी है पेपर की, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए कौन रोक रहा है? लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि सर मुझे कहा तो किसी ने नहीं, रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन कंडीशंस ऐसी हो गई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि मैं जितनी स्ट्रेंथ के साथ में गया था उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। बस ऐसा ही कुछ OH माइनस और RO माइनस के साथ में भी है। इन जनरल अगर बात की जाए तो ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस है और इनकी प्रेजेंस में एक्सपेक्टेड रिएक्शन एलिमिनेशन ही है, लेकिन कंडीशन है कि ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन शो कर पाए। क्वेश्चन है इनको रोक कौन रहा है? सॉल्वेंट। अगर ऐसा सॉल्वेंट है जो इनका सॉल्वेशन स्टार्ट कर दे, अगर ऐसा सॉल्वेंट है जो OH माइनस और RO माइनस का सॉल्वेशन स्टार्ट कर दे, तो सॉल्वेशन से क्या होगा? इनके चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे और चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इनका जो बेसिक कैरेक्टर है एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों ही कम होने लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम है सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट ने इनका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा कर दिया तो ऐसे में इनका बेसिक कैरेक्टर काफी डिक्रीज हो जाता है, और बेसिक कैरेक्टर अगर काफी डिक्रीज हुआ, भाई सिंपल सी बात है, सॉल्वेशन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर OH माइनस और RO माइनस के चार्ज न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाए सॉल्वेशन की वजह से, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी है और ये बेसिक कैरेक्टर भी है। बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम अगर वो प्रोटॉन को करेंगे तो हम उसे बेस कहेंगे, और अदर देन प्रोटॉन को कहेंगे तो हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये तो डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब अगर इनका सॉल्वेशन हुआ, इनके चार्ज न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हुए, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होने का मतलब बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी कम होगा, राइट।
तो इसका मतलब यहां पर अब रिएक्शन में थोड़ी डिपेंडेंसी आ गई। इसका मतलब अब आप आउटराइट तो नहीं कह सकते कि ये रिएक्शन मेनली E2 जैसे NH2 माइनस में कह दिया, यहां पर इसमें थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ गई। और वो डिपेंडेंसी क्या है? सॉल्वेंट डिपेंडेंट। अब ये रिएक्शन बन चुकी है सॉल्वेंट डिपेंडेंट। ध्यान देना, अब ये रिएक्शन यहां पर बन चुकी है सॉल्वेंट डिपेंडेंट। कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक तो आप ऐसा करें, सॉल्वेंट ले वाटर और एक आप सॉल्वेंट ले अल्कोहल। आप बता सकते हैं वाटर और अल्कोहल में विच इज मोर पोलर सॉल्वेंट, किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, वाटर की या अल्कोहल की? आंसर है वाटर की। वाटर इज मोर पोलर सॉल्वेंट देन अल्कोहल। आप सोचिए, अगर वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है तो वो OH माइनस RO माइनस का सॉल्वेशन भी ज्यादा करेगा, और सॉल्वेशन अगर ज्यादा करेगा तो ऐसे केस में इनका बेसिक कैरेक्टर बहुत एक्सटेंड तक डिक्रीज होगा। और आप सोचिए, बेसिक कैरेक्टर अगर एक्सटेंड तक डिक्रीज हुआ तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, और ऐसे केस में फिर ये रिएक्शन डाइवर्ट होने लगती है एलिमिनेशन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपको उसको एलिमिनेशन पर रोकना है तो आपको कंडीशन को बहुत फेवरेबल बनाना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर वगैरह काफी हाई करना पड़ेगा, तब आप जाकर के उस रिएक्शन को रोक पाएंगे। अदरवाइज सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन से डाइवर्ट होने लगती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि अगर आप वाटर की जगह अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो अल्कोहल इज कंपैरेटिवली लेस पोलर सॉल्वेंट। वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल लेस पोलर सॉल्वेंट है। लेस पोलर सॉल्वेंट है तो वो OH माइनस एंड RO माइनस का सॉल्वेशन कम करेगा। सॉल्वेशन अगर कम करेगा तो वहां पर हमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली, और ज्यादा मिलेगा तो वो फिर अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर वहां पर शो कर पाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा, OH माइनस RO माइनस अगर अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर रिएक्शन में शो कर पाए तो इनके केस में भी रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो मतलब यहां पर बात आ गई रिएक्शन में डिपेंडेंसी आ चुकी है एलिमिनेशन की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस केस में अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो वहां तो फिर रिएक्शन जो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और अगर अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट है, अगर अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट है तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो एलिमिनेशन पर ही रुकी रहेगी। तो यहां पर हम बात करते हैं, अब ये रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंसी आ चुकी है इसमें एलिमिनेशन की, मतलब अब ये रिएक्शन कंडीशनल बन चुकी है। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही आप वेरी स्ट्रॉन्ग बेस जिसके लिए हमने रेफरेंस डिस्कस किया NH2 माइनस, उससे जैसे ही आप वीकर बेस पर आओगे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन कंडीशनल होती जाएगी, उसमें कंडीशंस ऐड ऑन होती जाएंगी। क्योंकि कंडीशंस अगर आप फेवरेबल बनाओगे तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन पर रुकेगी, अदरवाइज वो रिएक्शन डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्योंकि जैसे ही आप रेफरेंस से वीकर बेस पर आ रहे हैं आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका बिहेवियर एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज था वो उससे दूर होता जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके लिए मैंने आपसे कहा OH माइनस एंड RO माइनस। अब एक पॉइंट यहां पर यह आता है कि हमने कहा कि OH माइनस एंड RO माइनस इन जनरल तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इन जनरल तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो इनमें तो एक्सपेक्टेड रिएक्शन एलिमिनेशन है, लेकिन हमने कहा लेकिन उसके लिए जरूरत है कि ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस कैरेक्टर शो कर पाए, और शो कर पाने में प्रॉब्लम है सॉल्वेंट की। तो अगर ये प्रॉब्लम OH माइनस एंड RO माइनस के साथ है तो एक पॉइंट यहां पर ये माइंड में आता है कि ये प्रॉब्लम तो NH2 माइनस के साथ में भी हो सकती है। अरे भाई ये प्रॉब्लम तो NH2 माइनस के साथ में भी हो सकती है ना। अगर NH2 माइनस का भी सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो यस। देखो अब आप ध्यान देना, ये पॉइंट आपके माइंड में आना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि NH2 माइनस का भी डेफिनेटली सॉल्वेशन हो सकता है, लेकिन आफ्टर सॉल्वेशन स्टिल उसमें इतना बेसिक कैरेक्टर बचता है कि फिर भी रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन ही होती है। तभी तो हमने NH2 माइनस को रेफरेंस बनाया। अरे भाई ऐसे थोड़ी रेफरेंस बना दिया, प्रैक्टिकल बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स करके ही तो हमने डिसाइड किया कि अगर इसका भी सॉल्वेशन हो जाए, सॉल्वेशन के बावजूद भी इसमें रिएक्शन एलिमिनेशन ही डोमिनेट करती है, इसलिए हमने उसको रेफरेंस बना दिया। और जहां तक बात OH माइनस एंड RO माइनस की है तो नो डाउट इन जनरल ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, लेकिन हमारे रेफरेंस से तो वीकर बेस हैं, हमारे रेफरेंस से तो वीकर बेस हैं। अब आप सोचिए
अगर ये रेफरेंस से वीकर बेस हैं तो पहले ही रेफरेंस से वीकर बेस हैं, ऐसे में अगर इनका सॉल्वेशन भी बहुत ज्यादा हो जाए तो बेसिक कैरेक्टर और डिक्रीज हो जाता है, उस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्या बात समझ में आ गई? चलिए ऐसा करते हैं और वीकर बेस पर चलते हैं। अमोनिया, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है अमोनिया। जरा सोचिए, अमोनिया इज वीकर बेस देन OH माइनस एंड RO माइनस। सोच कर देखिए, सोचना है, कंपैरिजन करना है, आसान है। कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है अमोनियम आयन, और जरा ध्यान देना NH4 प्लस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड एल्कोहल। और ये बात मैं आपको GOC1 में कहीं पर बता चुका हूं, जरा रिकॉल कीजिए मैंने आपको कहां पर बताया कि अमोनियम आयन इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल। तो मैंने आपसे कहा कि अमोनियम इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड अल्कोहल। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में टेबल मैंने आपको बताई थी, जिसमें आप याद करो ROH2 प्लस एंड H3O प्लस आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनियम एंड अमोनियम आयन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर अल्कोहल। एक टेबल हमने डिस्कस की थी, पीके रेंज की टेबल, वो है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन ये मैं आपको बता चुका हूं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमने डिस्कस किया था, पीके रेंज के बेसिस पर, कि अमोनियम जो होता है वो वाटर एंड अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अब आप सोचिए, अगर अमोनियम वाटर एंड अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो इनसे वीकर बेस होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, देखो इससे आप और वीक बेस पर आ चुके हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जैसे जैसे आप वीकर बेस पर आओगे आप H को रिमूव करने की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, और H को रिमूव करने की प्रॉब्लम अगर बढ़ेगी तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर एक प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप दूसरी प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप ध्यान देना, क्योंकि अब आप और वीकर बेस पर आ चुके हैं अमोनिया, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि अब हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है और डिफिकल्ट हो जाएगी, या कह सकते हैं कि इसमें कंडीशंस और बढ़ जाएंगी। कैसे, जरा देखो, अमोनिया के केस में हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें और वीकर बेस पर आ चुके हैं तो H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली और बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अब आपको दूसरी प्रॉब्लम को छोटा करना पड़ेगा, मतलब आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन में डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिएक्शन में टेम्परेचर हाई कर दें भाई, या तो हम रिएक्शन में टेम्परेचर हाई कर दें, मतलब यहां पर हम बात करेंगे कि ये रिएक्शन जो है अब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो चुकी है। ये जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो चुकी है। एक ऑप्शन तो ये है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं तो आपको दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा। और अब मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए यहां पर आपको टेम्परेचर के बारे में सोचना पड़ेगा, ये आपको हाई मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और भी है, देखो क्या मैं कह सकता हूं, डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए डेल्टा H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। आप सोचिए, डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू जितनी कम होगी, इस डेल्टा H ये पॉजिटिव वैल्यू जितनी कम होगी, नेगेटिव वैल्यू डेल्टा G के नेगेटिव मिलने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो या तो आप इस वैल्यू को बढ़ाओ या तो इस वैल्यू को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर हाई करके, तो डेल्टा G नेगेटिव मिल जाएगा। या फिर कुछ ऐसा हो कि ये वैल्यू यहां पर कम हो जाए। अब डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू कैसे कम होगी? देखो, डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू तो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर। डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू तो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि आप सोचिए, मान लो अगर मैं E2 रिएक्शन के लिए बात करूं तो ये E2 रिएक्शन का ग्राफ है, ये इसका एनर्जी कर्व है। अब ऐसे में आप सोचिए, ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट, और यहां पर हम कह रहे हैं कि डेल्टा H पॉजिटिव है, ये डेल्टा H पॉजिटिव है। आप सोचिए, बनने वाला प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम आएगी, और जितना इसकी एनर्जी कम होगी हम कह सकते हैं डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू उतना कम होगी, और डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी उतनी बढ़ेगी। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू कम हो, और वो डिपेंड करेगी बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर।
और बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि आपने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं जिसमें एलिमिनेशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो अल्टीमेटली अब यहां पर इंपॉर्टेंट होगा सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो रिएक्शन होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या फिर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगी। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगी मतलब आपको आइदर और काम करना पड़ेगा, या तो आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा ताकि इस प्रॉब्लम को हम कम कर पाए, या फिर आपको ऐसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें एलिमिनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो, क्योंकि प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी और डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, तब भी डेल्टा जी नेगेटिव के मिलने के चांसेस बनेंगे। तो अब आप देखो यहां पर हमने कहा भाई कोई डिपेंडेंसी नहीं, NH2 माइनस में कोई कंडीशन मैंने लिखी नहीं ना, आउटराइट मैंने लिख दिया E2 एलिमिनेशन, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी रिएक्शन का जो बिहेवियर था वो एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन के काफी क्लोज था। लेकिन जैसे ही आप उससे वीकर बेस पर आए हमारी रिएक्शन कंडीशनल हो गई, और वीकर बेस पर आ गए कंडीशन और बढ़ गई। और अब आप ध्यान देना, अगर आप अमोनिया से भी वीकर बेस पर आ जाएं, लाइक वाटर एंड एल्कोहल आर वीकर बेस देन अमोनिया, चेक करना है कॉन्जुगेट एसिड बनाओ H3O प्लस एंड ROH2 प्लस। याद करो ये भी उस टेबल में थे जो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको टेबल बताई थी, एंड दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया। और ये अगर अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इनके कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस होंगे। और अब आप ध्यान देना, अगर आप अमोनिया से वीकर बेस पर आ गए तो मतलब हमने जो बेस के कंसिडरेबल बेस होने की कंडीशन थी हमने उसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, अमोनिया तो हमारी लोअर लिमिट है। अगर आप उससे भी वीक बेस पर आ गए तो फिर यहां पर तो मैं लिखने वाला हूं वेरी वीक बेस, यहां पर अब मैं लिखने वाला हूं वेरी वीक बेस, so reaction mainly न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस केस में फिर जो रिएक्शन होगी वो मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अगर आप अमोनिया से भी वीकर बेस पर आ गए, ध्यान देना, अगर आप अमोनिया से भी वीकर बेस पर आ चुके हैं मतलब आपने इस वाली प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और इस प्रॉब्लम को अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है तो अब रिएक्शन के चांसेस डिफिकल्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, H को रिमूव करने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये कि H इज वेरी वीक एसिडिक हाइड्रोजन, so to remove this very weak acidic hydrogen the base should have considerable basic character, और उसके लिए हमने रेफरेंस बनाया था अमोनिया को। अगर हम अमोनिया से भी वीकर बेस पर चले गए तो इस केस में तो जो रिएक्शन होगी वो हमारी मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। आपको ये कहना चाहे कि सर क्या कोई चांस बचे हैं एलिमिनेशन के? देखो अगर आप ये कहेंगे कि कोई चांस बचे हैं एलिमिनेशन के तो देखो चांस तो बचे, नो चांस की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि दो रिएक्शन के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब आप कहें सर एलिमिनेशन का कोई चांस बचा क्या? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चांस बचा क्या? क्योंकि आपने बेस बहुत ज्यादा वीक ले लिया है। अब आप सोचिए ये प्रॉब्लम अगर आपकी बढ़ चुकी है क्योंकि आप बहुत वीक बेस काम में ले चुके हैं, तो ऐसे में एलिमिनेशन का चांस बन सकता है अगर आप इस वाली प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर पाए। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दें तो आप सेकेंड प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां बताया कि वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लेने पर ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने पर हमने टेम्परेचर की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया था, वैसे ये बात रिवर्स में ये भी बनती है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दें तो फिर आप बेस के वीक होने की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोले इसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? आप दोनों काम करो, टेम्परेचर भी हाई करो और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट भी ऐसा सेलेक्ट करो जिससे बनने वाले प्रोडक्ट के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू कम आए। मतलब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर आप टेम्परेचर भी हाई कर दो, मतलब कुल मिलाकर के एलिमिनेशन होने की जितनी भी कंडीशन फेवरेबल हो सकती है इसके लिए, अब वो सारी मेंटेन करो तो फिर इस वीक बेस में भी आप एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए इतना सब कुछ के लिए तो फिर मैं क्या कहूंगा, बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एलिमिनेशन के लिए। अदरवाइज अगर आप जनरल बात करोगे तो जनरल बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अमोनिया से वीकर बेस मेनली सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में? अब आप देखो
हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर क्या ये 4-5 एग्जाम्पल, ये क्या? देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसा करता हूँ कुछ और एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ, एटलीस्ट वो एग्जाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ जिनसे रिलेटेड रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, ताकि सिलेक्शन आपके लिए आसान रहे। ध्यान देना, इसमें मैं और एग्जाम्पल्स ऐड कर देता हूं, लाइक x माइनस RS माइनस CN माइनस NO2 माइनस। इनकी अगर बात की जाए तो ये सब अमोनिया से वीकर बेस हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं लाइक HX, RSH, HCN, HNO2, all of these are stronger acid than ammonium। और ये सब अगर अमोनियम से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इनका कॉन्जुगेट बेस वीकर बेस होंगे, और अगर अमोनिया से वीकर बेस की बात करोगे तो इन जनरल तो हम यही कहेंगे भाई अमोनिया से वीकर बेस है, वेरी वीक बेस, रिएक्शन मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यहां पर मैंने SN1 SN2 अभी नहीं लिखा है, क्योंकि SN1 SN2 में प्रेफर्ड मैकेनिज्म क्या होगी ये अभी मुझे आपको समझाना बाकी है। हाँ, लेकिन E1 E2 में तो मैंने आउटराइट E2 लिख दिया है। E1 क्यों नहीं? अरे भाई डिस्कस किया ना, E1 के केस में तो एक ही एग्जांपल है मेनली एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट? तो दिस इज अबाउट हाउ टू सेलेक्ट प्रेफर्ड मैकेनिज्म बिटवीन एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में? तो ये आपको इस तरह से सिलेक्शन करके बताना होगा कि रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन। इस पूरे कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो उसका पूरा कंक्लूजन केवल 2 रेफरेंस है। मैं अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान देना, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन केवल 2 रेफरेंस है, NH2- एंड अमोनिया। ध्यान देना, NH2- एंड अमोनिया, ये 2 कंक्लूजन है केवल इसके रेफरेंस। अगर अमोनिया से वीकर बेस की बात की जाए, ध्यान देना, अमोनिया से अगर वीकर बेस है तो रिएक्शन मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अमोनिया या अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है तो रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन। द रिएक्शन मे बी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बोले वो कौन? NH2-, तो उस केस में रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन। आगे बात समझ में? तो NH2- में रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन विदाउट एनी कंडीशन। NH2- से वीकर बेस अप टू अमोनिया, इस रेंज में मे बी एलिमिनेशन और मे बी सब्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और अगर अमोनिया से वीकर बेस तो मेनली सब्स्टिट्यूशन। बस इतना ही तो है। तो 2 रेफरेंस आप माइंड में रखो, NH2- और अमोनिया का। इससे आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन। अगर एलिमिनेशन है तो E2 लिखेंगे। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो क्वेश्चन है SN1 लिखेंगे या SN2 लिखेंगे। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू सेलेक्ट प्रेफर्ड मैकेनिज्म बिटवीन SN1 एंड SN2। एंड दिस इज सिलेक्शन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इन रिएक्शंस में हम बात करेंगे कौन सी SN1 है, कौन सी SN2 है और कौन सी मेनली E2 है।